कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। जय हिंद। आज का हमारा सवाल है, प्राकृतिक विधि पर सामाजिक संविदा के सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ा, यानी व्हाट इम्पैक्ट हैज बीन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी ऑन नेचुरल लॉ। ये वो सवाल है जिसने सही मायनों में आधुनिक राजनीतिक सोच की नींव रखी। तो देखिए, इस सवाल का सीधा और सबसे सटीक जवाब ये है कि सामाजिक संविदा के सिद्धांत ने प्राकृतिक विधि की पूरी बुनियाद ही बदल दी। इसने राज्य या सरकार की उत्पत्ति का आधार किसी दैवीय शक्ति से हटाकर लोगों के बीच हुए एक समझौते, एक कॉन्ट्रैक्ट पर ला दिया। और बस यहीं से प्राकृतिक विधि का जो पूरा फोकस था वो घूमकर व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों यानी इंडिविजुअल नेचुरल राइट्स पर आ गया। अब इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें 3 बड़े विचारकों को देखना होगा, और इस कड़ी में सबसे पहले आते हैं थॉमस हॉब्स, जिनके लिए सामाजिक अनुबंध का सिर्फ एक ही मकसद था, सुरक्षा। हॉब्स के मुताबिक सरकार के बिना की जो दुनिया थी, जिसे वो प्राकृतिक अवस्था कहते थे, वो एक बहुत ही भयानक जगह थी। उन्होंने इसे हर किसी का हर किसी के खिलाफ युद्ध कहा। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां जीवन अकेला, गरीब, घिनौना, पाशविक और बहुत छोटा था। उस हाल में सिर्फ एक ही प्राकृतिक नियम काम करता था, आत्मसंरक्षण, यानी किसी भी तरह अपनी जान बचाओ। तो इस भयानक अराजकता से बाहर निकलने के लिए हॉब्स ने 2 तरह के समझौतों की बात की। पहला था पैक्टम यूनियोनिस, यानी एकता का करार। इसमें लोगों ने आपस में मिलकर शांति से रहने का फैसला किया और एक समाज बनाया। और इसके फौरन बाद हुआ पैक्टम सब्जेक्शनिस, यानी अधीनता का करार। इसमें उस नए समाज ने अपनी सारी ताकत और अधिकार एक शासक को सौंप दिए ताकि वो उनकी रक्षा कर सके। तो असल में हॉब्स का सामाजिक अनुबंध एक तरह का सौदा था। लोगों ने अपनी पूरी आज़ादी एक ताकतवर शासक के हाथों में दे दी, और बदले में उस शासक ने क्या दिया? जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी। हॉब्स का साफ मानना था कि एक क्रूर शासक भी गृह युद्ध की उस भयानक स्थिति से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन क्या सिर्फ सुरक्षा ही सब कुछ है? और यहीं पर कहानी में आते हैं हमारे दूसरे विचारक जॉन लॉक। लॉक ने भी सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का इस्तेमाल किया, पर उनका मकसद बिल्कुल अलग था, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा। देखिए, हॉब्स और लॉक की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। जहां हॉब्स के लिए प्राकृतिक अवस्था युद्ध और अराजकता थी, वहीं लॉक का मानना था कि वो तो एक सुनहरा दौर था, एक गोल्डन एज, जहां लोग शांति और तर्क के साथ रहते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर प्राकृतिक अवस्था इतनी ही अच्छी थी, एक सुनहरा दौर थी, तो फिर लोगों ने उसे छोड़कर सरकार बनाने की जरूरत क्यों महसूस की? लॉ के हिसाब से उस सुनहरे दौर में सिर्फ एक बड़ी कमी थी, और वो थी संपत्ति की सुरक्षा। उस समय कोई तय कानून नहीं थे, कोई अदालतें नहीं थीं जो संपत्ति से जुड़े झगड़ों को निपटा सकें। बस इसी एक कमी को पूरा करने के लिए लोगों ने मिलकर एक सरकार बनाई। और यहीं पर लॉक ने एक ऐसा जबरदस्त और क्रांतिकारी विचार दिया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये था विद्रोह का अधिकार। उनका तर्क था कि सरकार लोगों की मर्जी से चलती है, और अगर कोई शासक अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे, लोगों के अधिकार छीने और अत्याचारी बन जाए, तो लोगों को पूरा हक है कि वो उसके खिलाफ खड़े हों और उसे हटा दें। लॉक के हिसाब से असली विद्रोही वो अत्याचारी शासक है, लोग नहीं। लॉक इस विचार को लेकर कितने साफ थे, इसका अंदाजा उनकी इस बात से लगता है। उन्होंने एक अत्याचारी शासक की तुलना एक हानिकारक जानवर से की और कहा कि जैसे एक खतरनाक जानवर को हटाया जा सकता है, वैसे ही एक अत्याचारी शासक को भी हटाया जा सकता है। ये एक ऐसा विचार था जिसने आने वाली कई क्रांतियों को जन्म दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी विचारक जीन जाक रूसो की तरफ। रूसो का सामाजिक अनुबंध का जो आइडिया है वो हॉब्स और लॉक से काफी अलग है। ये थोड़ा ज्यादा अमूर्त है और इसका केंद्र है सामान्य इच्छा या जनरल विल। रूसो के लिए सामाजिक अनुबंध का मतलब था कि हर व्यक्ति अपने सारे अधिकारों के साथ खुद को पूरे समाज को सौंप देता है, और इस प्रक्रिया से जन्म होता है एक सामान्य इच्छा का। अब ये सामान्य इच्छा सिर्फ लोगों की अलग अलग इच्छाओं का जोड़ नहीं है, नहीं, ये तो पूरे समाज की एक सामूहिक नैतिक आवाज़ है जो हमेशा सबकी भलाई के बारे में सोचती है। रूसो के लिए तो कानून भी बस इसी सामान्य इच्छा की एक अभिव्यक्ति है। रूसो ने समझाया कि हर नागरिक के अंदर 2 तरह की इच्छाएं होती हैं। एक है विशिष्ट इच्छा, जो उसके अपने निजी स्वार्थ पर टिकी होती है,
और दूसरी है सामान्य इच्छा, जो पूरे समाज की भलाई पर आधारित होती है। एक सच्चा नागरिक वही है जो अपनी निजी इच्छा के ऊपर समाज की सामान्य इच्छा को रखे। तो ये जो सामान्य इच्छा है, इसकी कुछ खासियतें हैं। रूसो के अनुसार ये हमेशा नैतिक होती है, इसे बांटा नहीं जा सकता, ये हमेशा तर्क पर आधारित होती है और इसे किसी और को दिया भी नहीं जा सकता। संक्षेप में कहें तो यही वो सबसे ऊंचा मायार है जिसके आधार पर किसी भी समाज के कानून बनने चाहिए। तो हॉब्स, लॉक और रूसो, इन 3 अलग-अलग विचारों का आखिर में समाज पर क्या असर पड़ा? चलिए अब इस सिद्धांत की स्थायी विरासत पर एक नज़र डालते हैं। अगर हम सार देखें तो हॉब्स ने हमें समझाया कि किसी भी समाज के लिए व्यवस्था और सुरक्षा कितनी जरूरी है। लॉक ने हमें स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों का वो आधार दिया जिस पर आज दुनिया के सारे लोकतंत्र खड़े हैं। और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता और समानता का विचार दिया, यानी ये कि असली ताकत हमेशा जनता के हाथ में होती है। और हाँ, इन विचारों का असर सिर्फ किताबों तक ही नहीं रहा। लॉक और रूसो के स्वतंत्रता और समता के सिद्धांतों ने सीधे सीधे अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया। आज हम जिन मानवाधिकारों की बात करते हैं, उनकी जड़ें भी इन्हीं महान विचारकों के दर्शन में मिलती हैं। तो ये था प्राकृतिक विधि पर सामाजिक संविदा के सिद्धांत के प्रभाव का एक विश्लेषण। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस प्रस्तुति को जरूर पसंद करें और आगे भी ऐसे विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। जय हिंद।